जाति का इतिहास स्वयं वाल्मीकि रामायण के अंदर से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है, तो आप उस जाति का अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, और मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है यह एक जाति पर आधारित है। मैं इस वीडियो में कंबोज जाति का वर्णन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कंबोज जाति का जो इतिहास है वह बहुत ही स्वर्णिम है। उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इतिहास से भरी हुई जाति है। लेकिन इस जो कास्ट है, इस कास्ट के बहुत से लोगों को आज भी अपने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। कई बार यह सवाल निकल कर आता है कि कंबोज कौन है, तो यहाँ पर मैं इसका जवाब दूंगा कि कंबोज कौन है। कंबोजों की जो स्थिति है, कंबोज एक राज्य था जो जम्मू कश्मीर के ऊपर स्थित था, और 16 महाजनपदों का जहाँ पर वर्णन किया जाता है हिस्ट्री में, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पर इस बात का वर्णन आता है कि भारत में 16 महाजनपद हुए हैं पूरे भारत में, और उसमें मगध जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उस समय में कंबोजों की स्थिति जम्मू कश्मीर के आसपास की दिखाई गई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 16 महाजनपदों में से एक का नाम कंबोज था। इसका उल्लेख पाणी की अष्टाध्यायी, जो पाणी ने अष्टाध्यायी लिखी थी, उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। और अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 16 महाजनपद जो थे लगभग ईसा पूर्व में हुए हैं। लगभग उनका जो समय सारणी है वह बहुत ही प्राचीन है। कंबोजों का इतिहास इतना स्वर्णिम है कि रामायण के अंदर जो वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई थी उसके अंदर भी कंबोजों का वर्णन किया गया है, और कंबोजों की यही स्थिति वहाँ पर दर्शाई गई है कि कंबोज एक जनपद था। और जो कंबोज जनपद था रामायण के समय में भगवान श्री राम के समय की है जाति है। उस समय में लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में कंबोजों को एक जगह पर परास्त किया गया था। तो यहाँ पर हम इसका डीपली इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंबोजों की यह स्थिति। अब कंबोज कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दूंगा। बौद्ध ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। ये गांधारों के सीमावर्ती थे। गांधार जो थे अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में ये थे, क्योंकि जिन स्थानों पर गांधार का नाम आता है वहाँ कंबोजों का नाम भी साथ में लिया जाता है। प्राचीन बौद्ध साहित्यों में कंबोज देश के विषय में उल्लेख का वर्णन मिलता है, और शाक्य वंश में कंबोज के औपमन्यु नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है। यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, औपमन्य जो थे, औपमन्य जिनको उपमन्य कहा जाता है, उपमन्य जो एक संत हुए हैं वह कंबोज जाति में हुए हैं, और कंबोजों को शिव भगत माना गया है हर ग्रंथ के अंदर। काल में कंबोज जो उत्तम घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, सम्राट अशोक को आप जानते ही हैं कि सम्राट अशोक कितने समय पहले हुए हैं। उस समय में भी उनके शिलालेखों में कंबोजों का वर्णन है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कंबोजों के बारे में महाभारत में भी वर्णन है कि महाभारत में अर्जुन ने अपनी उत्तर दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में कंबोजों को परास्त किया था। मैंने आपको बताया कि रामायण में भी कंबोजों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रामायण के बाद यहाँ महाभारत में भी उसका उल्लेख मिलता है। इससे कहा जा सकता है कि कंबोज जो हैं बहुत पुरानी जाति है और उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। महाभारत राजतंगनी में भी कंबोजों की जो स्थिति है वो उत्तरापथी बताई गई है। महाभारत में कर्ण ने राजपुर पहुंचकर कंबोजों को जीता, जिसमें राजपुर कंबोजों का एक प्रसिद्ध नगर था। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब कर्ण ने इसे जीता तो उसके कुछ समय के बाद कंबोजों, दुर्योधन की जो पत्नी थी वो कंबोज देश की राजकुमारी थी। इसी कारण से महाभारत के युद्ध में जब देश विदेश के राजा लड़ने के लिए आए तो कंबोज दुर्योधन की तरफ से लड़े
और इसी के बाद जो काम्बोज युद्ध में बच गए और वो कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बस गए थे। तो इस कारण से कुछ काम्बोज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल आदि स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ये वो काम्बोज जाति हैं जो महाभारत के युद्ध के उपरांत यहाँ पर रह गई थी। यात्री होनसांग ने भी अपनी यात्रा में काम्बोजों का वर्णन किया है और जो काम्बोजों की राजधानी है उसे राजपुर बताया है। यहाँ पर काम्बोजों को खेती और शास्त्रों से जीविका चलाने का उल्लेख का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में, जो मौर्य काल था, मौर्य काल से पूर्व यहाँ गणराज्य स्थापित था। गणराज्य के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे जीत लिया तो इसे एक यह गणराज्य रहा, लेकिन चंद्रगुप्त के अधीन रहा। धार की उत्कृष्ट ऊन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। उसी प्रकार काम्बोजों को कम्बलों का उपभोग करने वाला वहाँ पर दर्शाया गया है। काम्बोजों का नाम काम्बोज इसलिए पड़ा क्योंकि काम्बोज जो है कंबल का उपयोग करते थे। वो एक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले थे, तो उसके कारण उन्हें कंबलों का उपयोग करते थे वो, और कंबलों का उपयोग करने के कारण उनका नाम काम्बोज पड़ गया था। वाल्मीकि रामायण में भी काम्बोज का वर्णन मिलता है कि काम्बोज जो है श्रेष्ठ काले घोड़े के लिए प्रसिद्ध था और ये व्यापार भी करते थे। जो प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट हुए हैं कनिष्क, उनका जो रक्त संबंध है वो कुषाण नामक कबीले से बताया गया है, और जो कुषाण कबीला है वो काम्बोजों की ही एक ब्रांच हुई है, उससे संबंधित है। काम्बोजों की एक श्रेणी हुई है कुषाण कबीला, उससे संबंधित है ये। आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। विकिपीडिया में भी इसके बारे में बहुत जानकारी है कि काम्बोज कितनी पुरानी कास्ट है। और यहाँ पर उसके बाद बहुत से जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। सिकंदर के आक्रमण के समय ईसा पूर्व में भी काम्बोज की सीमा को दर्शाया गया है। पाली ग्रंथों में भी, जो पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें भी काम्बोजों की स्थिति का वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में भी इसका वर्णन किया गया है। महाभारत में काम्बोज देश का जब वर्णन मिलता है उसमें कमठ और सुदक्षिण नाम के राजाओं का वर्णन मिलता है, और यही वो राजा थे जो महाभारत में दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी काम्बोजों की स्थिति को दर्शाया गया है, और काम्बोजों को संघ या गणराज्य की स्थापना की गई थी। इतिहास में जो लिखी गई बातें होती हैं, जो इतनी प्राचीन बातें लिखी गई हैं और हर जगह पर उनका वर्णन मिलता है, तो आप इतिहास को इसको झूठा नहीं कह सकते हैं। तो इससे यह पता चल जाता है कि काम्बोज कितनी पुरानी जाति रही है, कि ये राजाओं के वंशज रहे हैं जो काम्बोज हैं। लगभग 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक यह अस्तित्व में रहा राज्य, लेकिन उसके बाद बाहरी आक्रमणकारियों के कारण जो आक्रमण हुए भारत पर, तो सबसे पहले ये सीमा पर पड़ते थे, तो सबसे पहले आक्रमण इनको झेलने पड़े, जिसकी वजह से इस राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। तो इसके बारे में बहुत जानकारियां हैं, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं यदि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो। और फारसी में कमो हो, और ये लोह युग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोह युग से भारत की एक क्षत्रिय जनजाति थी। लोह युग से आप समझते हैं कि कितनी पुरानी कास्ट रही होगी ये, और इसका उल्लेख संस्कृत और पाली के सभी साहित्य ग्रंथों में मिलता है। ये एक भारतीय ईरानी जनजाति थी जो भारतीय आर्यों और ईरानियों की सीमा पर स्थित थे। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कास्ट थी उस समय में, जो का कहीं कहीं पर वर्णन शाही कबीलों के रूप में भी किया जाता है कि कबीले थे उस समय में, तो कबीले ही हुआ करते थे। तो ये प्राचीन काल की बात है, कबीले थे उस समय में। उसके बाद में कबीलों के बाद राजाओं का प्रचलन आया। जब कबीलों को एक बड़े रूप ले लिया तो उसके बाद वो राज्य का रूप लेने लगे। के द्रोण पर्व के खंड में प्रमाणित किया जाता है कि भयंकर योद्धा होने के अलावा कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पूरे काम्बोज सैनिकों को विद्वान लोगों के रूप में जाना जाता है, कि काफ़ी ताकतवर भी थे और काफ़ी बुद्धिमान भी इनको बताया गया है इतिहास के अनुसार।
उनको वेदों के विद्वान के रूप में भी कई जगह पर दिखाया गया है महाभारत में। हुए जो हिंदकुश पर्वत के पार थे उनको परम काम्बोज कहा जाता है। दीक्षण काम्बोज जो थे राजा थे उस समय, और वो कौरवों के पक्ष से उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। उन्हीं ने अपनी बुक लिखी है, किताब लिखी है, उसके अंदर उन्हें क्षत्रिय राजतंत्र बताया है कि वहाँ पर वे राजे थे और वो क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। उस समय में सिकंदर महान के साथ भी संघर्ष किया था, क्योंकि वो भारत में आने वाले रास्ते के बीच में रहते थे। वाल्मीकि रामायण के अंदर बालकांड में ही कम्बोजों का वर्णन मिलता है और जातियों के साथ उसका वहाँ पर वर्णन किया गया है कि कम्बोज एक राज्य है। में कम्बोजों को ने बंगाल में पाल वंश हुए हैं उनसे संबंधित माना जाता है कि वो जो पाल वंश था बंगाल में जिनका शासक था वो कम्बोज ही थे। भारत में विजयनगर के मध्ययुगीय शासकों के शिलालेख भी विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं से सटे हुए कम्बोज साम्राज्य की पुष्टि करते हैं कि कम्बोज ने उनके आसपास के एक क्षेत्र पर पूर्णतः अपना कब्जा कर लिया था, जहां जिसकी स्थिति ठीक ठीक बंगाल के आसपास की मानी जाती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महार से लगभग 1 मील उत्तर पश्चिम में स्थित पाल गुफाओं में पाए जाने गए कुछ बौद्ध शिलालेखों में कम्बोज को एक प्रमुख राजकुमार विष्णु पालित कम्बोज का उल्लेख है, जो संभवतः 2री शताब्दी ईसा के आसपास कोलाबा में शासक करते थे, जो वहाँ पर शासक करते थे, बॉम्बे के आसपास के क्षेत्रों में शासक करते थे। राजा वेदपाल 810 से लेकर 850 के बीच में उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की और वहाँ पर शासन किया। की जो संख्या है वो लगभग 1.5 मिलियन होने की आशंका है कि ये इतनी बड़ी कास्ट है, परंतु इसका काफ़ी बिखराव हो चुका है। भारत में कम्बोज जो हैं वो लगभग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें 2 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, एक 84 गोत्र, एक 52 गोत्र। जो है वह यहाँ पर वर्णन मिलता है कि 52 और 84 कुलों में मैंने आपको बताया कि गोत्रों के हिसाब से यहाँ पर इसका विभाजन किया गया है। मैंने आपको बताया कि कम्बोज कितनी पुरानी इतिहास है। तो यहाँ पर आज़ादी के समय में भी कम्बोजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें से उधम सिंह कम्बोज का नाम सबसे ज़्यादा निकलकर सामने आता है। और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस जनरल ने गोली चलवाई थी, उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपने देशवासियों के अपमान का, उनके हत्याकांड का बदला वहाँ पर उस जनरल को मारकर लिया था। तो मित्रों, इस प्रकार से जो कम्बोजों का इतिहास है वह स्वर्णिम है। इस जाति को किसी अन्य परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस जाति का इतिहास स्वयं वाल्मीकि रामायण के अंदर से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है, तो आप उस जाति का अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं। दी हुई बात है कि रामायण के अंदर सबसे पहले इस जाति का वर्णन मिलता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि कितनी पुरानी जाति है। और इसी जाति के एक राजा ने बाद में जाकर कंबोडिया जो शहर है, जो देश है कंबोडिया, उसे बसाया था और वहाँ पर भी कम्बोज जाति का वर्णन मिलता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और कंबोडिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अंकोर वाट का विष्णु का प्राचीन मंदिर स्थित है। कि कम्बोज कोई छोटी कास्ट नहीं है। एक गर्व होना चाहिए हमें अपनी कास्ट पर कि हम इतनी प्राचीन जाति से संबंध रखते हैं, इतनी पुरानी जाति के हम वंशज हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और यदि मुझसे इसमें कोई त्रुटियां नहीं हो, कोई गलती रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।